नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नितेश तिवारी ई लर्निंग पर। तो आपका प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2023-24 का एग्ज़ाम हो चुका है। मॉर्निंग शिफ्ट का आपका एग्ज़ाम था जिसमें सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस आपका 3 आवर्स का एग्ज़ाम था। 80 मार्क्स आपके मैक्सिमम थे। जैसा मैं हर वीडियो में कहता हूं कि आप सामान्य निर्देश मतलब जो आपके गाइडलाइंस है ज़रूर इसको पढ़ा करिए। आपके क्वेश्चन आपके 30 थे और आपका डिवीज़न 5 में था, A B C D और E में। ठीक है, सभी क्वेश्चन को करना ज़रूरी था, मतलब अनिवार्य था। 1 से लेकर 12 तक आपके बहुविकल्प था। 13 से 18 आपके जो क्वेश्चंस हैं वो 2 नंबर के होते हैं, जिनको आपको 60 वर्डों में 50 वर्डों में लिखना होता है। उसके बाद आपका 19 से 23 4 नंबर के क्वेश्चन थे, जिनको 100 से 120 शब्दों में लिखना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद आपका छठा, जिसमें आपका 24 और 26 है, जो कार्टून और मानचित्र पर आधारित थे। रह गए आपके 27 से 30, जिसमें 6 नंबर के क्वेश्चन थे, 170 से 180 वर्ड्स में लिखना था। ठीक है, ये आपका बिल्कुल तरीका रहा। आइए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन आपका कहता है कि निम्नलिखित घटनाओं को काल अनुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए, कि सबसे पहले क्या घटना घटती है। आइए, अगर आपको डेटे पता है तो बिल्कुल आप लाइन वाइज बता दोगे, वरना कुछ तरीके और भी होते हैं कि पहला कौन सी घटना घटती है। जैसे हमें पता है कि बॉम्बे प्लान आपका 1944 की बात है। ठीक है जी। योजना आयोग की स्थापना 1950 है, इसका मतलब 44 पहले हो गया। आर्थिक संकट की बात करता हूँ, ये 1967 के टाइम पीरियड में आता है। कब आता है? 1967। और जो पहला वाला है आपका पंचवर्षीय योजना की ड्राफ्ट, तो ये भी लगभग 1951-52 का टाइम पीरियड ही है। इसका मतलब सबसे पहले आपका आएगा बॉम्बे प्लान, सी। देखिए सी कितनों में है? सी केवल 2 में है, मतलब हमको अब इन दोनों में से एक देखना है। उसके बाद हमको करना है कि योजना आयोग की स्थापना, मतलब चौथा दूसरा होना चाहिए। इसका मतलब जो चौथा है वो दूसरा होना चाहिए, तो केवल इसमें ही है, मतलब आंसर आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? आंसर बी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 1 नवंबर 1994 से संयुक्त राष्ट्र संघ के एक अंग न्यायशिता परिषद को स्थगित कर दिया गया। क्यों? कब किया गया? ए कहता है अंतिम ट्रस्ट ट्राउ जो स्वतंत्र हो गया उसके स्वतंत्र होने के बाद, या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव था, या फिर सुरक्षा परिषद के सभी सदस्यों ने वीटो शक्ति का प्रयोग किया, या फिर सोवियत संघ के विघटन के परिणाम स्वरूप शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। देखिए आंसर आपका है प्लाऊ। अगर आपने पढ़ा है बिल्कुल बॉक्स में आपको मिल जाएगा, 6 चैप्टर में है, तो आंसर ए है। क्या है आंसर? ए। क्वेश्चन नंबर तीसरा, निवारक नजरबंदी के अंतर्गत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है यदि डैश, मतलब उसने कोई अपराध कर दिया हो, बी उसके द्वारा अपराध किया जाने की आशंका हो, सी वह हड़ताल में शामिल हो गया हो, या डी उसने राज्य की नीतियों का विरोध किया हो। आंसर है किसी व्यक्ति द्वारा अपराध करने की आशंका, मतलब राइट आंसर है बी। क्या रहेगा? बी। क्वेश्चन नंबर 4, अब हमें मिलान करना है, मतलब कुछ जो आपको परफेक्ट पता हो, क्योंकि सब लगभग नहीं पता होते। जो परफेक्ट पता है पहले उसको देख लो कि कौन सा तुमको परफेक्ट जैसे पता है। तो गठबंधन क्या होता है, अवरोध क्या होता है, निरस्तीकरण क्या होता है, अस्त्र नियंत्रण क्या होता है। देखिए अस्त्र नियंत्रण का मतलब होता है हथियार को विकसित करने में, इनके संबंध में कुछ नियम कायदे कानून होने चाहिए, तो ये अस्त्र नियंत्रण है। तो डी का सेकंड में देखो कितने का है, मतलब जो डी है आपका सेकंड कितनों में है, तो 2 में है। ठीक है जी। उसके बाद देखिए कि निरस्तीकरण जो है आपका, निरस्तीकरण का मतलब होता है जो कुछ खास किस्म के हथियार हैं, ये वाला, उस पर रोक। तो सी का फर्स्ट देखो किस में है, सी का फर्स्ट भी बी में ही है, मतलब राइट आंसर बी हो जाएगा। बाकी आप मिला लीजिए कि इसमें आपका जो अपरोध हो गया उसको हम कह सकते हैं कि सुरक्षा कारणों से नीति को समाप्त रखना, सीमित रखना या समाप्त रखना, ये आपका हो जाएगा अपरोध का मतलब, सॉरी। ठीक है। रही बात गठबंधन, तो ये आप बता सकते हैं कि सैनिक कदम को रोकने के लिए एक प्रकार से गठबंधन आप बना लेते हैं खुद को बचाने के लिए, ये कदम आप उठा लिया करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5th है, भारत ने नियोजित अर्थव्यवस्था का विचार डैश से ग्रहण किया है। ए सोवियत संघ, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी जापान, या फिर डी जर्मनी। राइट आंसर आपका इसका रहेगा सोवियत संघ। इन्होंने बिल्कुल गलत क्वेश्चन लगा रखा है जिसने भी, लेकिन आपका राइट रहेगा सोवियत संघ से लिया है। इस बात क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें नीचे दिए गए 2 कथनों को अभिकथन ए और कारण आर के रूप में चिन्हित किया गया है। इन कथनों को पढ़िए और दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए। तो 6 क्वेश्चन जो हमारा है वह कहता है कि विश्व राजनीति में प्रत्येक देश को अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ती है। बिल्कुल सही। विश्व राजनीति में ऐसी कोई केंद्र सत्ता नहीं जो सबके ऊपर हो। बिल्कुल सही बात है, कोई खास है नहीं वैसे अगर कहे तो हम। दोनों चीज़ें सही हैं, और मैं अगर कहूँ तो दोनों चीज़ें सही हैं और सही अभिकथन भी कर रही हैं, तो इसका ए ही आंसर लगा दो। ज़्यादातर ए ही रहता है या बी रहता है, उसके अलावा नहीं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि बाल्कन क्षेत्र का वह गणराज्य जो गहन संघर्ष का शिकार हुआ और 1991 के बाद कई प्रांतों में टूट गया। ए कहता है रोमानिया, बी कहता है बुल्गारिया, सी कहता है ग्रीस, डी कहता है यूगोस्लाविया। राइट आंसर है यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया आपका 3 भागों में लगभग बढ़ता है, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया और क्रोएशिया। राइट आंसर है यूगोस्लाविया।
8वां क्वेश्चन आपका है कि भारत पाकिस्तान विभाजन की विपदा का जिक्र करते हुए रचनाकारों द्वारा प्रयोग किया गया जुमला क्या था? दिल के 2 टुकड़े हो जाना, देश के 2 टुकड़े हो जाना, एक घर के 2 हिस्से हो जाना, या एक बागियों के 2 हिस्से होना। राइट आंसर है दिल के 2 टुकड़े हो जाना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है कि 1970 के दशक में उच्च पदों पर भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी के छात्र विरोध में आंदोलन से संबंधित राज्य कौन सा था? ए गुजरात, बी असम, सी नागालैंड, डी पंजाब। राइट आंसर है गुजरात और बिहार। यहाँ बिहार नहीं है इसलिए गुजरात राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है जिसमें अभिकथन कारण को ही पढ़ना है। तो अभिकथन कहता है कि आज़ादी के तुरंत बाद आज़ाद भारत के अस्तित्व पर ही खतरा मंडरा रहा था। कारण कहता है भारत अथवा पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने का निर्णय रजवाड़ों की प्रजा को करना था। देखिए ए सही है और बी गलत है, क्योंकि रजवाड़ों की प्रजा को नहीं राजाओं को लगभग करना था। तो ए सही है और बी गलत है। ठीक है, ए सही है और आर गलत है। तो क्वेश्चन नंबर डी आप लगा दी, ए सही है और कारण आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 11, शॉक थेरेपी का निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम था? ए मुद्रास्फीति कम हो गई थी, बी रूस की मुद्रा रूबल के मूल्य में गिरावट आई थी, सी खाद्यान्न की सुरक्षा मजबूत हो गई थी, डी धनी और निर्धन के बीच खाई समाप्त हो गई थी। राइट आंसर है मुद्रा में गिरावट आई थी। अगर आपने बी लगाया है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 12, डैश संयुक्त राष्ट्र संघ का वह अंग है जिसने सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल है और सभी को एक समान मताधिकार है? ए आम सभा, बी सुरक्षा परिषद, सी सचिवालय, या डी आर्थिक और सामाजिक परिषद। राइट आंसर है आपका आम सभा, जहां 193 मेंबर्स हैं और सभी को समान अधिकार है। क्वेश्चन नंबर आपका 13 आ चुका है जिसमें 2 नंबर के क्वेश्चन हैं। यूरोपीय संघ की ऐसी किन्हीं 2 विशेषताओं को उजागर कीजिए जो उसे एक अन्य क्षेत्रीय संगठनों से भिन्न बनाती है, अलग बनाती है। देखिए यूरोपीय संघ अपने आप में मैं कहूँगा कि बहुत विशाल एक प्रकार का संगठन है जिसमें लगभग आपके 27 कंट्रीज़ हैं और उसका एक जो प्रमुख सदस्य देश है जिसका नाम है फ्रांस। क्या नाम है? फ्रांस। वह सुरक्षा परिषद में स्थायी देश है और परमाणु संपन्न देश है। इसके अलावा जो इसकी जो मुद्रा है यूरो कहीं ना कहीं से बहुत ज़्यादा मजबूत है, जो कि अमेरिकी डॉलर के लिए भी खतरा बन जाती है। जो विशेषताएं मतलब यूरोपीय संघ की थी ना वो बता दो तो कहीं ना कहीं से बिल्कुल ईजी रहेगा। और हाँ, इसका आर्थिक और इसका जो एक प्रकार से राजनीतिक जो प्रभाव है वो यूरोप में भी पड़ता है, एशिया में पड़ता है, अफ्रीका महाद्वीप में भी पड़ता है, लैटिन अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है। तो ये इसको थोड़ा सा अलग बना देता है, ठीक है, बाकियों के मुकाबले। और सैन्य क्षमता में भी दूसरे स्थान में, काफ़ी पॉइंट लिख सकते थे मतलब। क्वेश्चन नंबर आपका 14, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि आंतरिक रूप से विस्थापित जन तथा शरणार्थी के बीच का अंतर सोदाहरण द्वारा स्पष्ट करना है आपको, मतलब उदाहरण सहित उनको स्पष्ट करना है। देखिए आंतरिक रूप से विस्थापित मतलब जैसे कश्मीरी पंडित, जो कश्मीरी पंडित थे वे जम्मू कश्मीर या कश्मीर से पलायन करके हिमाचल की ओर या उत्तराखंड की ओर चले आते हैं, तो वो एक देश के अंदर ही मतलब गमन कर रहे हैं, घूम रहे हैं। और एक होते हैं शरणार्थी जो कहीं ना कहीं से किसी क्षेत्र विशेष से निकल जाते हैं और अपने पूरे मूल स्थान को छोड़कर जाना होता है, वह कभी विस्थापित नहीं हो सकते, वो दोबारा उस जगह पर जाके नहीं बस सकते शरणार्थी लोग। लेकिन आंतरिक रूप से विस्थापित कहीं ना कहीं हो सकता है फ्यूचर में कभी बस जाए। तो ये अंतर आप बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 15, महामारियां इस बात का संकेत है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने की आवश्यकता है, इस कथन के समर्थन में कोई तर्क दीजिए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अभी आपने कोविड-19 को देखा है। आपका जो कोविड-19 है भैया, कोविड-19 बहुत ज़्यादा मुश्किल था, तो इसको ख़त्म करने के लिए विश्व सहयोग की आवश्यकता थी, सभी को साथ मिलकर रहने की आवश्यकता थी। जैसे कि WHO ने भूमिका भी निभाई, थोड़ा बहुत लोगों को जागरूक किया, अवेयर किया। तो ऐसी महामारियों को रोकथाम के लिए विश्व के ज़्यादातर जो देश है उनका सहयोग होना और हेल्थ फैसिलिटीज़ को आपस में बांटना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ये लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 16, ये तो बहुत इजी है यार। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जो पूरे भारत में 2004 में, कब 2004 में आपके पूरे भारत में फैल जाती है, ठीक है, इस चीज को आप लिख दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 17, स्वतंत्रता के बाद भारत में कायम हुए एक पार्टी का जो प्रभुत्व है किस प्रकार अन्य देशों से भिन्न था, और इसके उदाहरण हमको पुष्टि करनी है भी कैसे भिन्न था। देखो भारत में आज़ादी के बाद जैसे कि आपको पता ही है कि कांग्रेस पार्टी जो आपकी है, कांग्रेस पार्टी लगभग 3 आम चुनावों में जीतती है और लगातार 1967 तक सरकार बना के रखती है। तो अंतर ये रहा कि यह पार्टी जो है वो लोकतांत्रिक रही और इसने ऐसा नहीं किया कि बाकी पार्टियों को बैन कर दिया हो, लेकिन बाकी देशों में ऐसा हुआ कि उन्होंने अपनी पार्टी को छोड़कर बाकी सबको बैन कर दिया। जैसे कि अगर आप देख लीजिए, चाहे बांग्लादेश की बात कर ले वहाँ भी ऐसा हुआ, चाहे चाइना की बात कर लो, कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़कर कोई और पार्टी नहीं है, चाहे मैक्सिको की बात आप कर ले, वहाँ पे भी जो PRI है उसको छोड़कर कोई और पार्टी नहीं। तो इस प्रकार से भारत में जो कांग्रेस पार्टी है वो थोड़ी भिन्न रही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 18, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि
किस संवैधानिक अनुच्छेद के तहत 25 जून 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई? तो भाई इसमें आंसर आपका है 352। ठीक है, 352 इज द राइट आंसर। वैसे आपको पता होगा आपातकाल भारत में 3 अनुच्छेद के द्वारा लगाया जाता है, 352, 356, 360। 352 है आपका कि बाहरी कोई हमला होगा, युद्ध होगा तब। 356 जब कोई किसी राज्य में लगाना होगा। 360 जब देश में आर्थिक या वित्तीय संकट आएगा। तो 352 के तहत लगाया था, जो कि कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी ने झूठ बोला था और आपातकाल की घोषणा कर दी थी। इसके मुख्य कारण बताने, देखिए यहाँ तर्क आपको बताना है कि आपातकाल की घोषणा करने के सरकार द्वारा क्या तर्क दिया गया था। तर्क यही दिया गया था कि देश में संघर्ष होने वाला है या बाहरी हमला आक्रमण होने वाला है, बाहरी साजिश हो रखी है। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है, बिल्कुल यही वर्ड आपने पढ़े होंगे, यही आपको लिखना था। 2 नंबर में बहुत है। क्वेश्चन नंबर आपका आ गया है 19, जिसमें सोवियत प्रणाली की किन्हीं 4 मूल विशेषताओं को बताना है। भाई अगर मैंने आपको सैंपल पेपर सॉल्व करवाया था, मूल विशेषताएं बताई थी, अगर आपने सैंपल पेपर देखा तो आपको फायदा मिला होगा। देखिए मूल विशेषताएं, पहली विशेषता ये थी बेरोजगारी ना होना। क्या? बेरोजगारी ना होना। अब बेरोजगारी क्या होती है भैया? सोवियत संघ में तो बेरोजगारी थी ही नहीं, मतलब हर व्यक्ति को रोजगार दिया ही गया था, तो ये अपने आप में बहुत अच्छी व्यवस्था थी। वहाँ न्यूनतम और मूलभूत सुविधाओं की बहुत वहाँ मतलब एक प्रकार से वहाँ पे था, मतलब हर व्यक्ति को न्यूनतम और जो मूलभूत सुविधाएं थी वे दी गई थी। जो उसका उपभोक्ता विभाग था, ठीक है, उपभोक्ता जो विभाग था बहुत ज़्यादा उन्नत था, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा विकसित था उपभोक्ता विभाग। उसके अलावा बता सकते हैं वहाँ पे जो उनका औद्योगिक व्यवस्था थी वो बहुत ज़्यादा विकसित थी, उद्योग भी बहुत अच्छे थे और वहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी थी। इस प्रकार की चीज़ें आप बता सकते हैं, ये इसकी विशेषताओं में आएगा। और हाँ, कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ पे शासन कर रही थी, विशेषता तो वो भी है। क्वेश्चन नंबर आपका 20, जिसमें 90 के दशक में सुरक्षा परिषद में सुधार करना आवश्यक हो गया था। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सहमत है, क्योंकि शीत युद्ध लगभग खत्म आपका हो गया था, तो उसके बाद उसको रेलेवेंस बनाना, मतलब उपयोगी बनाना अपने आप में ज़रूरी था और यही कारण था कि उसमें सुधार किए गए। और सुधार किए भी गए कि सुरक्षा परिषद के स्थायी और अस्थायी जो सदस्य हैं उनकी संख्याओं बढ़ाने की मांग की गई। फिर आगे चल के 2005 की अगर हम बात कर ले तो विश्व शांति जो संस्थापक आयोग है उसकी स्थापना की गई, मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई, आपके हर रूप रीति में आतंकवाद की निंदा की गई। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं पॉइंट्स आप बता सकते थे, काफ़ी कुछ। ठीक है, इसके अथवा में क्वेश्चन है कि सुरक्षा परिषद की स्थायी और अस्थायी सदस्यता के लिए सुझाए गए मानदंडों की वैधता विभिन्न देशों द्वारा किन आधार पर चुनौती दी गई है? अपने एक प्रकार से उत्तर की पुष्टि कीजिए। अब देखिए, सुरक्षा परिषद के आप सदस्य बनना चाहते हैं तो उसके मानदंड जो आपके हैं उसमें क्या एक प्रकार से मानदंड पहले बता दो थोड़े बहुत। कि मानदंड ये था कि एक विकसित देश होना चाहिए था, मतलब उसकी सैन्य क्षमता मजबूत होनी चाहिए थी, उसके पास क्षेत्रफल अच्छा खासा होना चाहिए था, उसका मतलब पॉपुलेशन अच्छी होनी चाहिए थी, मतलब जनसंख्या, और सुरक्षा परिषद में बजट में योगदान। लेकिन यार हर कोई आदमी हर चीज़ तो नहीं दे सकता ना। एक छोटा देश भी हो सकता है, वह भी तो एग्जिस्ट कर रहा है। अगर छोटा है तो क्या हुआ, उसे भी तो अधिकार है। ठीक है, जनसंख्या कम है तो उसे भी तो कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन का अधिकार है। तो ये कहीं ना कहीं चुनौतियां दी गई कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, ये चीज़ें गलत है। थोड़ा सा मतलब जो चीज़ें दी गई हैं वो अपने आप में बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ा चढ़ा कर है। क्वेश्चन नंबर आपका 21, वैश्वीकरण के प्रति विरोध में प्रति भारत के अनुभव का विश्लेषण कीजिए। देखिए, वैश्वीकरण का अगर हम विरोध की बात करते हैं तो भारत में कई रूपों में अगर मैं कहूँ तो वैश्वीकरण का विरोध है। चाहे वो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल जो कंपनीज हैं वो आई तो लघु उद्योग खत्म हो गया, ठीक है। चाहे आपके संस्कृति जो हमारी है जिसमें वैलेंटाइन डे जुड़ गया है, ये कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति के लिए खराबी है। हमारी संस्कृति पहले से खत्म हो रही है, कहीं ना कहीं उसको हानि पहुंच रही है, उसकी मौलिकता पर हानि पहुंच रही है। इसके अलावा वैश्वीकरण के कारण जो अर्थव्यवस्था के अगर क्षेत्र में कहूँ तो दो फायदा भी हुआ। फायदा ये हुआ कि हमारी अर्थव्यवस्था पहले से विशिष्ट हुई। खराबी ये हुई कि हमारा कहीं ना कहीं जो प्रभाव है इसमें अमीर और अमीर हुआ, गरीब और गरीब, मतलब एक आर्थिक फासला ही बढ़ता ही है। ये सारी चीज़ें आप बता सकते थे। क्वेश्चन नंबर आपका 22, प्रीवी पर्स की समाप्ति के लिए उत्तरदायी कारकों को उजागर करना है। भाई देखो, प्रीवी पर्स का मतलब ही था, पहले मतलब बताओ। प्रीवी पर्स का मतलब था रजवाड़ों को दिए जाने वाला भत्ता, जो मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि आज़ादी के बाद जो प्रीवी पर्स है इसका मतलब ये था कि जितना उनका राजस्व का विस्तार होगा और जितना उनका क्षेत्र होगा उसके आधार पर उनको मासिक भत्ता पैसा दिया जाएगा। अब इसको समाप्त क्यों करना था? क्योंकि इसने आर्थिक जो फासला है समाज में उसको बढ़ावा दिया था। इससे जो रजवाड़े थे वे और ज़्यादा विकसित हो रहे थे, समाज में असमानता फैल रही थी। खासकर सरकार के पास जो पैसा जो आम जनता के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था वो उनको देना पड़ रहा था। और कहीं ना कहीं से ये एक सोशलिस्ट या समाजवादी अच्छे समाज की स्थापना के लिए एक रुकावट भी बन रहा था कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, जिनके पास ऑलरेडी बहुत सारा धन संपत्ति है उनको ही पैसा क्यों दिया जा रहा है। तो ये चीज़ें मतलब उसको खत्म करने के लिए उजागर है। और हाँ, इंदिरा गांधी की जो नीतियाँ थी समाज कल्याणकारी, वह भी कारण रही इसको समाप्त करने में।
देखो ये तो मैं बार बार अपनी क्लास में बोलता था कि कांग्रेस पार्टी के विभाजन के कारण क्या है भाई, बहुत जरूरी है। तो देखो 4 नंबर में आ गया, कांग्रेस पार्टी के विभाजन का पहला कारण ही था इंदिरा बनाम सिंडिकेट। इंदिरा बनाम सिंडिकेट का मतलब ही होता है कि इंदिरा गांधी वर्सेस सिंडिकेट। अब सिंडिकेट कौन था? सिंडिकेट जो था वो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ और दिग्गज नेताओं का समूह था, और उससे इंदिरा गांधी की लगभग जो विचारधारा के आधार पर मतभेद है वो लगातार बढ़ रहे थे। दूसरा, राष्ट्रपति का चुनाव, जो कि आपको जैसे याद होगा 1969 में राष्ट्रपति चुनाव होता है, जिसमें सिंडिकेट जैसे प्रभावशाली नेताओं का समूह कांग्रेस पार्टी का, वह नीलम संजीव रेड्डी को अपने चुनाव या अपने राष्ट्रपति के लिए चुनता है, क्योंकि वो लोकसभा के स्पीकर भी होते हैं और कांग्रेस पार्टी के होते हैं। लेकिन उसी समय एक व्यक्ति खड़ा हो जाता है जिसका नाम है वीवी गिरी, ठीक है, वीवी गिरी खड़ा हो जाता है। वीवी गिरी का नाम आपने सुन लिया। वीवी गिरी मतलब उस समय के उपराष्ट्रपति थे, और वो स्वतंत्र रूप से अकेले खड़े हो जाते हैं, मतलब किसी ने खड़ा नहीं किया, और चुनाव में होता है। और इसी बीच में तनातनी देखने को मिलती है, जिसमें सिंडिकेट कह देता है कि अगर आपने हमारे कहने के अनुसार वोट नहीं दिया मतलब संजीव रेड्डी को, तो पार्टी से निकाल देंगे। बट ऐसा नहीं होता है और चुनाव हो जाता है। रिजल्ट में जो कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधि होता है जो नीलम संजीव रेड्डी, वो हार जाता है, और जो अकेला खड़ा होता है वीवी गिरी, वो जीत जाता है। यही कारण रहा कि फिर बाद में चल के तीसरे पॉइंट में इंदिरा गांधी का पार्टी से निष्कासन हो जाता है। यह भी कांग्रेस पार्टी के विभाजन का कारण रहा। फिर कांग्रेस पार्टी ओ और आर दो भागों में बढ़ जाती है। ओ मतलब ऑर्गेनाइजेशन, आर मतलब रिक्विजनिस्ट, ठीक है। और इसी के साथ आप बताइएगा प्रीवी पर्स की समाप्ति भी कारण रहा, और इंदिरा गांधी की समाज कल्याणकारी नीतियां भी एक कारण रही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, मंडल आयोग की स्थापना का उद्देश्य क्या था? देखो भाई, मंडल आयोग बना ही था बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में, जो कि बिहार से बिलोंग करते थे। और इसका उद्देश्य था कि समाज में देखना कि क्या सामाजिक और आर्थिक आधार पर एक पिछड़ा वर्ग है। तो इन्होंने पाया हाँ, सामाजिक और आर्थिक आधार पर एक पिछड़ा वर्ग है, और उसे ओबीसी कहा जाएगा। और इसी के साथ सिफारिश ये दी गई कि 27% इनको शिक्षा में और सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा, और इन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग माना जाएगा, ठीक है। इस तरह की चीज़ें मतलब इस सिफारिशों में कही गई थी। अभी आपको पैसेज पढ़ना था, इसका आंसर देना है, मैं सीधे देता हूँ। आसियान के झंडे का प्रतीक चिन्ह क्या है? सोने के 12 सितारों का मतलब घेरा, ये तो भाई यूरोप संघ का है। दुनिया का नक्शा, जैतून की पत्तियाँ, ये आपको मैं बता दूं कि ये आपका संतरा संघ का जो मतलब चिन्ह है उसका है, यूएनओ का है। आपस में जुड़े हुए देशों के बीच 7 कबूतर, नहीं ये भी नहीं है। राइट आंसर आपका लास्ट वाला है, वृत्त के भीतर धान की 10 बालियाँ। जिसने डी लगाया होगा बिल्कुल परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24, डैश देश की आसियान के संस्थापक देशों में शामिल किया जाता है? सिंगापुर, वियतनाम, कंबोडिया, म्यांमार। तो आपको 5 नाम बताता हूँ, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, थाईलैंड। दोबारा सुनो, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, थाईलैंड। अपना आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कौन सा रहा, मैंने कौन सा नाम बोला है इन चारों में से, मतलब कौन सा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका है 24 का थर्ड, जिसमें भारत ने निम्नलिखित में से किस देश आसियान देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है? ए थाईलैंड, बी लाओस, सी फिलीपींस, या डी इंडोनेशिया। राइट आंसर देखिए थाईलैंड के साथ किया है, और मलेशिया और सिंगापुर के साथ किया है, तीनों के साथ। क्वेश्चन नंबर 24 बस इसका ये है, ठीक है। 24 का आपका है कि आसियान ने सुरक्षा और विदेश नीति में तालमेल बैठाने के लिए 1994 में निम्न में से किसकी स्थापना की है? ए कहता है आसियान सुरक्षा समुदाय, बी कहता है आसियान आर्थिक समुदाय, सी कहता है आसियान क्षेत्रीय मंच, या डी कहता है आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। देखो 1994 बोल रहा है, तो राइट आंसर आपका रहेगा आसियान का क्षेत्रीय मंच, जो कि सी है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें मैप है, और मैप देख के ही हमें आंसर लगाना है। पहला क्वेश्चन बोलता है कि वह राज्य जहां 1991 में चुनाव आसियान अभियान के दौरान राजीव गांधी की हत्या। देखो राजीव गांधी की हत्या होती है सी, तो ए का हो जाएगा सी, मतलब तमिलनाडु। उसके बाद क्वेश्चन है, उत्तर भारत का वह राज्य जहां सबसे पहले ओबीसी को आरक्षण देने के लिए एक नई नीति लागू की गई। अब देखो उत्तर भारत में वह राज्य जहां ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने की बात की गई, तो मैं इसके लिए चला जाऊंगा आपका बिहार में ही, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आपका है वह राज्य जिसके मुख्यमंत्री को सर्वोच्च न्यायालय ने 1 दिन के प्रति कारावास का दंड दिया था, तो वह कौन सा राज्य था? यह राज्य आपका रहेगा महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन वही है आपका। और वह राज्य जिसकी राजधानी को 1992 सांप्रदायिक असहिष्णुता का सामना करना पड़ा, तो वह आपका यूपी हो जाएगा, क्योंकि 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस या अयोध्या विवाद हुआ था। तो सारे आप इस तरीके से लगा सकते हैं निशान। क्वेश्चन नंबर आपका 26 देखो बहुत सिंपल है, ये है, आपको नाम पहचान लिया होगा आपने, ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल, और ये है रजवाड़े। रजवाड़ों के पास मामले देखो कौन से रहेंगे? विदेश मामले, प्रतिरक्षा और संचार के मामले, मतलब दे दीजिए महाराज, उठिए मत आप। मतलब वल्लभ भाई पटेल कह रहे हैं कि सहमति विलय पत्र हमें दे दीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बने हुए हैं,
कार्टून में रजवाड़ों के शासक और प्रजा के बीच किस प्रकार का संबंध बहुत खराब है भाई। प्रजा की स्थिति देखो कितनी खराब, प्रजा के ऊपर बैठा बड़ा राजा मोटा सा, तो ये स्थिति बहुत खराब है, मतलब संबंध कुछ खास नहीं। कार्टून में सरदार पटेल द्वारा कहना कि ना ना उठिए मत महाराज, मुझे दे दीजिए, इस काम को हो जाएगा, क्या तात्पर्य? कहने का मतलब आप अपने राज्य जो भी है बैठिए वहीं पर, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो सहमति विलय पत्र है, जो बड़े बड़े मामले हैं, विदेश मामले हैं या आपके रक्षा मामले हैं, वो मुझे दे दीजिए, विदेश और रक्षा मामले मुझे दे दीजिए। ये सेकंड पॉइंट था। तीसरा, 4 रियासतों ने आज़ादी के बाद भारत में विलय का इनकार किया। नाम बता देता हूँ, जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर। उसके बाद आपका आता है मणिपुर, मणिपुर का नाम ले लीजिए आप, मणिपुर, ठीक है। मणिपुर के बाद आपका है हैदराबाद, ठीक है। हैदराबाद के बाद आप नाम ले लीजिए जूनागढ़। क्या नाम है? जूनागढ़। सबको पता होगा जूनागढ़ कहाँ है, ठीक है। जूनागढ़ आपका जो है गुजरात के क्षेत्र जो है वहाँ पड़ता था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 27, जिसमें दक्षिण एशिया की बात की गई है, और दक्षिण एशिया पद का प्रयोग किन देशों के लिए किया जाता है? नाम बता दो। पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव और अफगानिस्तान भी 2005 में आखिरी में जुड़ गया। शीत युद्ध के दौरान पश्चात दक्षिण एशिया में अमेरिका की तेजी से बढ़ती भागीदारी के किन्हीं 2 कारणों को उजागर कीजिए। क्योंकि देखो सोवियत संघ की जो भूमिका है वो कमजोर हो गई, तो फिर अमेरिकी जो प्रभाव है वो उसमें लोग आने लग गए, उसकी विचारधारा या उसकी जो आइडियोलॉजी है उसको अपनाने लग गए, और उनको जरूरत भी थी कि अब कहीं ना कहीं किसी न किसी तरफ तो जाना पड़ेगा, क्योंकि एक ही महाशक्ति अमेरिका थी शीत युद्ध के बाद। यही कारण रहा कि झुकाव उनका बढ़ा, ठीक है। अगला आज के अपोजिट में है, अथवा में दक्षिण एशिया में भारत की स्थिति केंद्रीय है और इस वजह से इनमें से अधिकांश संघर्षों का रिश्ता भारत से है। किन्हीं 3 उदाहरणों का परीक्षण की जरूरत बताइए। बिल्कुल सही बात है, भारत केंद्र में है और भारत एक आर्थिक और सैन्य रूप से मजबूत देश है, विशाल जनसंख्या वाला, विशाल क्षेत्रफल वाला देश है। बाकी देश इसे संदेह की नज़र से भी देखते हैं, लिखना ऐसे ही बिल्कुल संदेह की नज़र से देखते हैं कि ये कहीं हमारे समाज, हमारे वर्ग में कब्जा न कर ले। यही कारण है कि भारत का जो विवाद है पाकिस्तान के साथ भी है, भारत का विवाद जो है वो बांग्लादेश के साथ भी है, और कभी कभार कुछ मामलों को लेकर नेपाल के साथ भी, जैसे पनबिजली परियोजना को लेकर के है नेपाल के साथ। और जो फरक्का जल विवाद है, फरक्का मतलब आपका जो जल के बंटवारे को लेकर, जो आपका गंगा है और आपका ब्रह्मपुत्री है, बांग्लादेश के साथ है। और तीसरा तो आपको पता है पाकिस्तान, तो भाई जग जाहिर है कि जम्मू कश्मीर को मसले को लेकर और सिंधु नदी के जल बंटवारे को लेकर संघर्ष भारत का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 28, वर्तमान में संसाधनों का संरक्षण विश्व राजनीति का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है, इस कथन में एक औचित्य सिद्ध कर दीजिए। बिल्कुल सही बात है। देखो यार, आज आपको संसाधनों का बहुत अच्छा आपको संरक्षण करना पड़ेगा, और यही बात है क्योंकि लगातार पीने योग्य जल खत्म हो रहा है, जो भूमि उपजाऊ थी वो लगातार खत्म हो रही है, समुद्र के जो तटीय क्षेत्र है बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे हैं, और इस कारण भी आपके जलीय जीव भी मर रहे हैं, और उनको इन्फेक्शन हो रहा है तो लोग उनको भी खाएंगे तो वो भी मरेंगे। इसके अलावा आपका लगातार वैश्विक ताप वृद्धि बढ़ रही है, तो ये ग्लेशियर्स पिघलेंगे, समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा और लगातार लोगों की जाने जाएंगे। तो ये सारे कारण आप बता सकते थे, मतलब वही क्वेश्चन था जो 8th में स्टार्टिंग में था, बहुत ईजी, तो वही चीज़ें हैं। विश्व की सारी संपदा सुरक्षा पर आम सहमति को कठिन बनाने वाली किन्हीं 2 मुख्य चुनौतियों की पहचान करें। देखो यार, साझी संपदा है, इसमें कहा ही जाता है कि साझी है, परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां हैं। जो विश्व के विकसित देश हैं उनकी ज़्यादा भूमिका है, जो विकासशील है उनकी कम भूमिका है। इसी बात को लेकर ये कहते नहीं, विकसित कहते हैं कि सबकी भूमिका समान होनी चाहिए, लेकिन विकासशील कहते हैं कि अगर हमने कम गड़बड़ किया है, हमने कम यूज़ किया है, तो भैया हमारी भूमिका कम होनी चाहिए, तुमने ज़्यादा किया तुम्हारी ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये बिल्कुल सही बात है, और इन्हीं कारणों के कारण वो साझी जो एक प्रकार से सहमति है नहीं बन पा रही है। भारतीय राजनीति में 1962 के भारत चीन युद्ध के किन्हीं 3 प्रभावों को विश्लेषण कीजिए। पहला प्रभाव तो यही रहा भैया, देखो मैं बता देता हूँ कि उस समय के जो रक्षा मंत्री थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया, पहला। दूसरा, नेहरू के खिलाफ पहली बार अविश्वास प्रस्ताव आता है, दूसरा याद रखना, नेहरू के खिलाफ पहली बार अविश्वास प्रस्ताव आता है। और तीसरा, विश्व स्तर पर भारत की बहुत ज़्यादा बेइज्जती होती है और भारत को आर्थिक समस्याओं का या आर्थिक जो तंगी है या आर्थिक बोझ है उसका भी सामना करना पड़ता है। अगर आपने यही लिखा होगा बिल्कुल परफेक्ट है। शीत युद्ध के दौरान स्वतंत्र भारत के पश्चात भारत द्वारा किसी भी गुट में शामिल न होने के किन्हीं 3 कारणों को बताना है। भाई पहले कारण यह था कि भारत गुलाम ऑलरेडी किसी का था, तो अब दोबारा गुलाम नहीं बनना चाह रहा था। दूसरा, भारत स्वतंत्र विदेश नीति अपनी अपनाना चाह रहा था। और तीसरा, भारत केवल अपने आर्थिक विकास पर ध्यान देना चाह रहा था। यही कारण था कि भारत ने गुट निरपेक्षता को अपनाया, ना कि किसी गुट में शामिल हुआ। क्वेश्चन नंबर 30 है और अंतिम है। पंजाब समझौता, देखो आपको याद होगा 1985 में आपका हरचंद सिंह लोगोवाल और आपका जो राजीव गांधी जी हैं उनके बीच में हुआ था। और ये आपका समझौता यही था कि भैया पंजाब को, जो पंजाब है उसको चंडीगढ़ दे दिया जाएगा, मतलब राजधानी बना दी जाएगी, एक। दूसरा, जो लोग आप उस मतलब संघर्ष के दौरान 1984 के दौरान जिन लोगों ने जान गंवाई है उनके परिवार वालों को मुआवजा दिया जाएगा।
पंजाब में जो एक सैन्य बल था रखा गया था उसको हटा दिया जाएगा लगभग, और जो सीमा विवाद चीज़ें हैं जो हरियाणा और राजस्थान के साथ भी है उसको भी समाप्त कर दिया जाएगा। ये चीज़ आपको बता देनी है। लास्ट देखिए, गोवा भारत का एक अभिन्न अंग किस प्रकार बना। देखिए, गोवा मुक्ति अभियान आपको पता होगा, शायद सुना हो आपने। ये आपका 70 के 60 के दशक में शुरू होता है और वहाँ पहली बार आप बताइएगा कि गोवा एक ऐसा राज्य रहा जहाँ पे पहले तो कहा गया कि महाराष्ट्र में मिला दिया जाएगा, लेकिन बाद में चल के पुर्तगीज भारत को छोड़, मतलब गोवा को छोड़ नहीं रहे थे। बाद में चल के पुर्तगीज को भागना पड़ा और बाद में चल के फिर जो गोवा है भारत का एक अभिन्न अंग धीरे धीरे करके बन गया और अलग राज्य भी बना जो कोंकणी भाषा को मानने वाला रहा। तो इस प्रकार से सारे के सारे क्वेश्चन करवा दिए गए हैं। आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ आया होगा। और इसी के साथ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। जय हिंद, जय भारत।